अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के रिवीजन वाले वर्क के साथ, जिसमें हम आज करेंगे अपना एक नया पेपर, जो बिल्कुल वो तो नहीं जो पेपर में आएगा, बिल्कुल उस जैसा है जो पेपर में आएगा। और ये पिछले सालों के पेपर ये पेपर पिछले साल के पेपरों में था, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल सुने ना नज़रअंदाज कर दें, और ऐसा भी नहीं कि हमको पूरी तवज्जो इसी पर फोकस कर दें। इस जैसे इससे मिलते जुलते पेपर आपके एग्ज़ाम में आने की जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पेपर से। जैसे पहले मैंने बताया था कि जैसे ही सबसे पहले आप एग्ज़ाम रूम में जाएंगे, इम्तहान गाह में जाएंगे, वहाँ आप तसल्ली से बैठेंगे। आपके पास पेपर से मुतालिक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई दूसरा पेपर। अपने जो आपका रोल नंबर है उसके अलावा आपका स्टेशनरी का सामान, और उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मशकूक चीज़ आपके पास मिलती है तो आपको एग्ज़ाम से विदहल्ड कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि कम से कम लवाज़मात के साथ आप एग्ज़ाम रूम में जाएं, इम्तहानगाह में जाएं, ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जैसे ही निगरां आपको आपकी क्वेश्चन पेपर दे, यानी सवालनामा हाथ में दे, तो सवालनामे का फ्रंट पेज सबसे पहले पढ़ें। अभी खोले नहीं, सिर्फ उसे पढ़ें, पहले पेज को। जैसे इसमें लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 42 क्वेश्चंस एंड 12 प्रिंटेड पेजेस, यानी इस सवालनामे में कुल 42 सवालात और 12 सफ़हात छपे सफ़हात हैं। आपने सिर्फ इतना पढ़ा, और उसके बाद आपने सवालनामा की सील तोड़े बगैर उसके पेज गिन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपने सवाल नंबर 1 देखा और सवाल नंबर आखिरी वाला देखा कि वो कितने सवाल हैं, 42 सवाल हैं, तो आखिरी नंबर जो सवाल है वो 42वां आपका होना चाहिए। फिर आपने कोड देखा, ये देखा रोल नंबर, ये इसका कोड याद रखिए, 6868 बटा 60 बटा 68 (S/0/U), ये आपका क्वेश्चन का पेपर का कोड है। और ABCD 3-4 तरह के सेट आते हैं, वो नीचे वाला आपका सेट दे रखा है, सेट है। उसके बाद आप इसमें भरेंगे अपना रोल नंबर हिंदसों में, यानी काउंटिंग में, यानी डिजिट में, यानी नंबर में, जो भी आपका नंबर हो। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। जैसे मेरा रोल नंबर है 2 3 4 5 6 8 9 7 5 0। जितना भी नंबर है उतना नंबर लिखेंगे। ये वाला कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वाले कॉलम खाली छूटते हैं, छूट जाएं। और अगर निगरां ये कहे कि आपको ये वाले कॉलम छोड़ने हैं, ये वाले कॉलम खाली नहीं छोड़ने, तो जैसा निगरां कहे उसके हिसाब से आपको भरने हैं। बेहतर ये होता है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी सिर्फ हिदायत पढ़ेंगे, तो बढ़ने बढ़ने का काम बाद में करेंगे, है ना। हिदायत करेंगे। रोल नंबर अल्फाज में इम्तहान की तारीख और दिन, निगरां इम्तहान के दस्तखत। रोल नंबर अल्फाज में जो मैंने बताया कौन सा मेरा रोल नंबर था, मेरा रोल नंबर था। और ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज, ये आप इंग्लिश में लिखेंगे, और अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि जितने भी हम इंदराजात करें, जितने भी हम रजिस्ट्रेशन करें, जितने भी हम इंदराज करें, वो सब इंग्लिश में करें, अंग्रेजी में करें। जैसे मेरा है 2 3 4 5 6 8 9 7 5 0। और वैसे लिखें, आप लिखेंगे, अगर वैसे लिखेंगे 2 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो भी कुछ बनेगा, उसके बाद से 34 लाख
और फिर 56 इस तरह करके लिखेंगे। लेकिन बहुत बेहतर हमारा तरीका ये होता है कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में न जाकर जो हमारे डिजिटल है उसको एज इट इज लिख दे, है ना। इसमें हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा में नहीं जाना। उसकी स्पेलिंग मिस्टेक जितना ज्यादा लिखेंगे उसकी स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होंगे, इस स्पेलिंग की गलतियों के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरा ये मानना है कि सबको गिनतियों की स्पेलिंग जरूर आती है, तो मैं 100, 1000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब उसके चक्कर में नहीं डालता। सिंपल 2 3 4 5 6 8 9 7 5 0 ऐसे लिख देते। इम्तहान के दिन और तारीख, आज की तारीख है, आज हमारा 27 तारीख है, हम लिखेंगे 27 अक्टूबर 2025 और डे हमारा कौन सा है आज? डे हमारा है मंडे, यानी दिन हमारा कौन सा है? मंडे। और ये जो 2 कॉलम है नीचे वाले, निगरां इम्तिहान के दस्तखत, यहाँ पे आपको ना ऐसा करना है ना ऐसा करना है, कुछ नहीं करना, इसको ब्लैंक छोड़ना है। क्या छोड़ना है इसको? इसको छोड़ना है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली छोड़ना है, क्योंकि ये आपका काम है ही नहीं, क्योंकि आप क्या हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप निगरां नहीं हैं, ठीक है ना। तो जो जिसका काम है उसके लिए काम छोड़ दीजिए, आप नहीं करिए, आप उलझिए भी मत, देखिए भी मत। जो निगरां है, जो इन्विजिलेटर है, जो आएगा आपको कॉपी बांटने, थोड़ी देर बाद वो आपका इस इंद्राज को देखकर यहाँ साइन करेगा अपने आप आकर खुद। अगर एक है तो एक करेगा, 2 है तो दोनों करेंगे। अगला, तालिब इल्म को सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखना ज़रूरी है, जो आपने लिख दिया। मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लिए कि तमाम सफ़ात और सवालात की इतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी है, और इस बात की भी जांच कर लीजिए कि सवालात सीरीज में है। देखिए देख रहे हैं आपको 18 सफ़े हैं नहीं, 12 या 18 सफ़े हैं नहीं है, और 42 सवाल है नहीं, 42 सवालात हैं कि नहीं। वो पूरी सीरीज चेक करनी है कि 1 से लेकर 42 तक पूरे सवालात सब सीरीज में। अगर आपको पर्चे में कोई भी नुक्स दिखाई दे तो ये सब कुछ लिखने से पहले फौरन अपना पर्चा बदल लीजिए इन्विजिलेटर को देकर, जनाब इस पर्चे में ये खामी है और मुझे ये पेपर ऐसा ऐसा लग रहा है, आप मुझे दूसरा बराए करम दूसरा पेपर दे दें। ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको वो दूसरा और सही पेपर आपके हाथ में दे। तालिब इल्म को ए, बी, सी और डी में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और अलग से दिए गए जवाबनामे में सही जवाब लिखना है। देखिए अभी तक आपको सवालनामा दिया गया, थोड़ी देर बाद आपको जवाबनामा मिलने वाला है, जवाबी शीट मिलने वाली है, आंसर शीट मिलने वाली है। उसमें भी आपको इंदराज करना होगा और उसमें भी आपको काम करना होगा। लेकिन जब तक आपके पास सवालनामा है, सवालनामे की ये चीज़ें अभी आपको देखनी है। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ABCD सवालनामा पढ़ा और उसी पर निशान लगाते चले गए और सोचते हैं कि हमने पेपर हल कर लिया। लेकिन हम आपके पास सवालनामे की आपके पास सिर्फ इतनी वैल्यू है, इतनी अहमियत है कि आप उसको पढ़ लें और अपना सवाल समझ के जवाब की तैयारी करें। लेकिन जो आपकी सबसे कामयाब शीट है वो आपकी आंसर शीट है, जवाबी शीट है, जवाबनामा है। क्योंकि आप सवालनामा तो आपके हाथ में वापस आ जाएगा आपके घर पर, वहाँ जाएगा क्या इम्तिहान में जांचने के लिए? वो जाएगा जवाबनामा, जवाबी कॉपी, जवाबी शीट, आंसर शीट। मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए वक्त के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। जो 1 से लेकर 17 नंबर के सवालात हैं MCQ टाइप के मारूजी, बच्चे सोचते हैं कि आधे घंटे का वक्त इनके लिए अलग से है, लेकिन वो उसी 3 घंटे के अंदर है जो 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए दिया गया है। तालिब इल्म जवाबी कापी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत दिखता है तो उस इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं, बच्चे स्टार्ट करते हैं 20 में ताला, बहुत से स्टार्ट करते हैं 786, बहुत से स्टार्ट करते हैं शू अल्लाह के नाम से, बहुत से स्टार्ट करते हैं अलग अलग किस्म के नाम लिखते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको अपने पेपर में नहीं लिखनी, अपने दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। अल्लाह को हर वक्त हाजिर नाजिर जानिए, लेकिन अपनी जवाबी कॉपी में ये चीज़ें शो नहीं कीजिए, नहीं लिखिए। अगर आपने लिख दिया तो क्या होगा? बताया कि अगर आपने लिख दिया तो क्या होगा? सोचिए। एग्जाम आपकी कॉपी को जांचने वाले की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, निसार करता है कि वो आपकी कॉपी को जांच ले या कैंसिल कर दे।
पता लगा आपने सारे साल मेहनत की, आप 786 लिखे। वो कोई आदमी था, उसने पहले कहा कि जिस इंस्ट्रक्शन पहले दे रखा है कि कोई निशान नहीं लिखना, लेकिन उसको सारी चीज़ें आपकी सही लगी, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन वाली बात याद रहेगा, उसने उस इंस्ट्रक्शन पर सर्कल किया और बड़ा बड़ा लिख दिया कैंसल्ड, आपकी कॉपी चेक भी नहीं करी। कोई उस पर एतराज उठाने वाला नहीं है, कानूनी तौर पे कोई उसको पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये शर्त पहले दी जा चुकी है। आप सोचे कि हमको रिवेल्वेशन डाल देंगे, दोबारा से रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, हमारे पास कॉपी आ जाएगी, हम दोबारा चेक करवा लेंगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ वो कैप्शन लिखा होगा और नीचे लिखी होगा कैंसिल, और ये हवाला दिया गया होगा। अब आप कुछ भी करते रहिए, दुनिया जहान के गुलाबे बांध दीजिए, एक जगह से दूसरी जगह, सर से लेकर पैर तक पसीना बहा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इस तरह की कोई भी चीज अपनी कॉपी में निशानी के बतौर नहीं लगाएंगे, या बरकत के इसके तौर पर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगला ये, अपने जवाबी कॉपी पर सवालनामे के कोड, जो भी आपका कोड है 68/S/0/U को लिखिए। किस पर? जवाबी कॉपी पर। उस पर अलग से कॉलम होगा, वहां आपको लिखना पड़ेगा, साथ में सेट भी लिखना पड़ेगा। अब आइए हम इम्तहान शुरू करते हैं। इम्तहान, असल इम्तहान। हमारे पास सवालनामा आ चुका, सवालनामे का पहला पेज हमने देख चुके हैं हमने। उसके बाद जो जनरल, जो अमूमी हिदायत थी वो हमने पढ़ ली। अब दूसरी हिदायत, खसूसी हिदायत है, जो सिर्फ पेपर के लिए मखसूस होकर रह गई हैं, वो हमें पढ़नी है। इसके लिए हमें 15 मिनट वक्त से पहले से वक्त मिलेगा। हम ये भी पढ़ेंगे, सवाल भी पढ़ेंगे, और अब जहन में खाका, मुख्तसर खाका भी बनाएंगे कि पहले कौन से नंबर का सवाल करें जो सबसे ज़्यादा ईजी हो, जिसको देखने के बाद ऐसा लगे कि हमें काफ़ी कुछ अच्छे से आता है। ये सवालनामा मजमूई तौर पर 42 सवालात पर मुश्तमिल है। तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल के नंबर सामने दिए गए हैं। ये 3 जो है ना, ये 3 पॉइंट्स आपको हर पेपर में मिलेंगे, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, किसी भी चीज़ का पेपर हो, आपको शुरू की जो 3 हिदायतें हैं आपको हर पेपर में मिलेंगी। और जो अमूमी हिदायतें जो मैंने पहले बताई, वो भी आपको हर पेपर में मिलेंगी। सवाल नंबर 1 से 20 तक MCQ सवालात हैं, और हर सवाल के लिए 1 नंबर मुख्तस किया गया है। मतलब ये सवालों का टाइप्स है कि कौन से सवालात किसने कितने नंबर के और कैसे कैसे उन्हें करना है। सवाल नंबर 21 से 25 तक मुख्तसर तर सवालात, जिनमें 3 नंबरों के 2, 7 नंबरों के 2 और 10 नंबर का एक सवाल है। हिदायत के मुताबिक सवालात के जवाब दीजिए। मतलब जैसा भी उन्होंने बताया कि फला सवाल आपको ऐसे ऐसे करना है, उसके हिसाब से आपको जवाब देने हैं। सवाल नंबर 26 से लेकर 42 तक वजाहती, डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी वजाहती बयान, जिसमें कुछ मुतबादिल सवालात भी शामिल हैं। दी गई हिदायत पर अमल करते हुए सवालात के सही जवाब दीजिए। इसमें सबसे आसान जो है हमारे मारूजी हैं, MCQ हैं, 17-18 नंबर के। अगर हमने 17-18 नंबर के कर दिए तो समझ लीजिए हमारे 17-18 नंबर तो पक्के ही हैं। 30 नंबर का आपका असाइनमेंट के पक्के हैं, और प्लस उसके बाद जो आप कर रहे हैं 47 नंबर आपके हो गए, पास आप हो गए। और उसके बाद जो आप करेंगे अपने आप को स्कोर करने के लिए करेंगे, अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे मेरे 100% बच्चे नंबर लाएं। दुल्हन कौन थी? जिसको पता है वो हाथ उठाएगा। बूढ़े की बेटी, बूढ़े की बहू, बूढ़े की बीवी, और हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी। ये हमारा पहले हमें सवाल पढ़ते ही अंदाजा हो जाना चाहिए कौन से सबक का है ना। बरस की आखिरी रात या गुजरा हुआ जमाना, उस सबक में से लिया गया है। सर सैयद अहमद ने लिखा है, एक बुढ़ा है जो परेशानी के आलम में उसकी रात नहीं बीत रही, ये उसकी कहानी है ना। तो आपको ये अगर सवाल पढ़ते ही जहन में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि दुल्हन कौन थी। मदरसा किसका हाथ उठाया है? तनकारिया, कुरानुल हदीस तनकारिया के बच्चों का हाथ उठा हुआ है। कौन थी दुल्हन? हाँ, हमेशा जिंदा रहने वाली लड़की। हमने निशान लगा दिया। हमारा पेपर का वक्त हो गया। हमें कहा कि अब आंसर शीट के इंदराज कर लीजिए। हमने आंसर शीट पे इंदराज किया, और अब हमने दोनों तरफ एक तरफ हाशिया खींचा, और उसके बाद हमने लिखा सवाल नंबर 1, और उसका जवाब लिखा डी, और जवाब लिखा हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी। जी, इसी तरह आपको जवाब लिखना है ना। पहले जो पिछले 2 सेशन गुजरे हैं उसमें हम सिर्फ निशान लगा दिया करते थे और सिर्फ इतना लिखा करते थे, सवाल नंबर 1
डी हो गया हमारा जवाब। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि आपको सबसे मौजू जवाब चुनकर लिखना है। देखिए इसमें लिखा ना, ये लिखा साफ सबसे मौजू ऑप्शन को लिखिए। ऑप्शन को निशानदही भी करेंगे और मौजू ऑप्शन लिखेंगे भी। और सवाल लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल लिखने से आपका टाइम भी ज़ाया होगा, कॉपी की भी शीट भी पन्ने भी ज़्यादा भरेंगे, इसलिए सवाल लिखना ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सवाल लिखें या सवाल ना लिख के जवाब लिखें, जवाब नंबर 1, ठीक है। जो भी आप दोनों में से कुछ लिखना चाहें। दूसरा सवाल है, अमीना की परेशानी का सबब क्या था? जैसे अमीना का नाम आया, आपको पता होना चाहिए ये ईदगाह सबक से लिया गया है। वो बहुत बीमार थी, हामिद बहुत शरारत क्या करता था, अपने पड़ोसियों से नाला थी उसके पास ईद बनाने के लिए, क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। कौन सा सही है जी? बिल्कुल, लिखने का अंदाज बिल्कुल वही रहेगा। गालिब के मशहूर शेर अदाए खास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा का दूसरा मिसरा कौन सा है? जैसे ही ये आया आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबक अखबार बीनी से लिया गया है और उसमें गालिब के शेर को सिर्फ टोंट करने के लिए लिखा है, तनकीद करने के लिए लिखा है, और ये पूरा शेर लिखा है। इसका मिसरे का दूसरा मिसरा इन्होंने पूछा है कौन सा सही है? मदरसा आपनूर, नजमुल हुदा आपनूर, तमिलनाडु। ये तो नया मदरसा। अच्छा, नया मदरसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा बताओ, अनंतपुरा, दारुल उलूम नौमानिया अनंतपुर। चलिए ये भी नहीं उठाया, इन्होंने भी हाथ नहीं उठाया। मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम हरुगिरी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे किताबें नहीं खोली हैं ना, क्योंकि किताब में सवाल है ही नहीं, तो ना मेरी तरफ देख रहे हैं, सभी इधर इधर बात देख रहे हैं। अभी अटेंटिव हुए हैं और 2 बच्चे पीछे बैठे हैं, बस इधर उधर देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो बेटा अगर आप बताओगे कि इनमें कौन सा सही जवाब है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। ए सदाए आम है यारा ने नुक्तदा के लिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हुआ। शेर मुकम्मल कीजिए। एंड सुंदरी शेर है, सुंदरी तू है, हरियाली तू है, और धानी आंचल वाली तू है, नीली साड़ी वाली तू है, सफेद कपड़ों वाली तू है, रंगीन आंचल वाली को तू है। कौन सा ज्यादा अच्छा है या बिल्कुल ठीक है? बताएंगे मदरसा कौन सा वाला, कौन सा मदरसा बता रहा, नाम दो, बताओ अपने मदरसे का। कौन सा? दारुल उलूम सूरत, यानी हरुगिरी के बच्चे कुछ नहीं बता रहे, मुझे एहसास बाद में हुआ। खैर, धानी आंचल वाली तो है, दारुल उलूम सूरत के बच्चों ने बताया, बिल्कुल ठीक है। जमील मजहर की है ना भारत माता, उसका वो था ये। मजमून के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? 4 कौल दे रखे हैं। मजमून के लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं। नंबर 1, मजमून मुख्तसर भी हो सकता है, मजमून तवील भी हो सकता है, सभी कौल दुरुस्त हैं। कौन बताएगा? देखिए एक बच्चा बता रहा है मदरसा जामिया मदीनतुल उलूम बारपुरा बेंगलोर का, 2 नंबर पे इशारा कर रहा है, वो तो है ही ठीक। आपने कौन सा बताया सूरत वालों ने? डी वाला बताया, आपका भी ठीक है। और ये दूसरा हिदायतुल मुस्लिमीन गुजरात भड़ूच कंबोली के तालिबे इल्म, आपने कौन सा बताया? हाथ उठा भाई आपका, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए आप, दोबारा बताइए कौन सा बताया आपने? नहीं है, भरूच कंबोली वालों ने भी ये बताया। अभी कौन दुरुस्त है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको ये देखना होता है, जिसने पहला बताया था मजमून के लिए मौजू की कोई कैद नहीं, बिल्कुल ठीक है। मजमून मुख्तसर भी हो सकता है, ये भी ठीक है। मजमून तवील भी हो सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बेहतरीन मौजू ऑप्शन है सभी कौल दुरुस्त हैं। जिसने मजमून नवीसी पढ़ी है सबक, वो बता सकेगा कि 3 तो है ही ठीक, लेकिन चौथा भी ठीक है। आपके कोर्स में मजमून की कितने किस्मों का जिक्र मिलता है? कई तरह के होते हैं मजमून। हमारे यहाँ कितने किस्म के जिक्र मिलता है बताइए? बयानिया, तासुराती और तखय्युलाती। तो कितने हो गए? 3। मजमून नवीसी को आसान बनाने के लिए उसे कितने अज्जा में तकसीम किया गया? 2 3 4 6। जितने मर्जी चाहे टुकड़े कर लीजिए, मुंतशिर कर दीजिए, लामहदूद कर दीजिए, क्या सही हो जाएगा? बताइए। तनकारिया वाले तालिबे इल्म जवाब दें। दारुल कुरानुल हदीस तनकारिया जी,
कौन सा वाला ठीक है? 2 3 4 6 जवाब दीजिए। और इतनी देर लगाएंगे तो एग्जाम में कैसे कर पाएंगे? आपको पता होना चाहिए ये सवाल मजमून नवीसी से। कौन सा बता रहे? मदरसा अरबिया ज़िया उल उलूम की तालिब इल्म, जवाब दीजिए। हैं? 4 कौन कौन से बताइए? बताइए बताइए जल्दी बताइए। जी बताइए कौन कौन से? 4 तो 3 तो मैं जानता हूं, चौथा पांचवा कुछ और अगर निकल के नया किसी ने रिसर्च करके साबित किया है तो बताइए, तहकीक करके बताया तो। भाई 3 ही तो हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद या इंट्रोडक्शन तारुफ या इब्तिदा, दूसरा नफ्से मजमून, और तीसरा इख्तिताम या खात्मा। कितने हो गए? 3। मास मीडिया किन 2 लफ्जों से मिलकर बना है? मौसम और आइडिया, मास और इंडिया। मास और मीडिया इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सही है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए भाई, आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। काम्बोज जी, हाँ सूरत वाले बच्चे जवाब दें। मास और मीडिया, जी बिल्कुल ठीक, यानी बी वाला हिस्सा। मास मीडिया में तरसील की अहमियत बुनियादी है, सतही है, ज़िमनी है? बिल्कुल सतही है। पहले बताइए कि मास मीडिया में तरसील किसे कहते हैं? इंग्लिश में बताइए। कम्युनिकेशन को, है ना। और अपनी तरसील का बुनियादी मकसद क्या है? कि अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और वो पहुंचने के बाद जो रिसीवर है, जो सुनने वाला है, वो आपकी बात को समझे और उस पर अमल भी करे। ठीक है ना जी। तो इसलिए मास मीडिया में तरसील की अहमियत क्या है? अगर वो आपकी बात समझेगा ही नहीं, कम्युनिकेट होगा ही नहीं, तो कुछ बुनियादी उसका जो असल क्रक्स है कम्युनिकेशन का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मास मीडिया में तरसील की यानी कम्युनिकेशन की जो अहमियत है वो बुनियादी है। अगला, कागज की इजाद के साथ छपाई की शुरुआत कहां हुई? चीन, अमेरिका, जापान, रोम? चीन में। जापान में किसने कहा? देखिए मैंने फिर आपसे एक बार हर बार हर पेपर हर सवाल के जवाब लेते वक्त आपसे कहता हूं कि बराए करम तुक्के मत मारिए। नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए और पहले सारे सवाल कर लीजिए, उसके बाद जितने सवाल रह जाते हैं उसमें अपनी समझ के मुताबिक काम कीजिए। लेकिन तुक्के अगर शुरू से ही मारते हुए चले जाएंगे तो आपके नंबर चांसेस पूरे आने की जगह बहुत कम से कमतर होते चले जाएंगे। एक बार सवाल पढ़िए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। कहानियों का एक ऐसा दिलचस्प मजमूआ जिसका तर्जुमा दुनिया की बेशतर जबानों में हो चुका है। बागो बहार, फसाना अजाइब, फसाना आजाद, पंचतंत्र की कहानियां। कौन सा सही है? ABCD। मदरसा, ये हमारा कौन सा है? पंचतंत्र की कहानियां, डी बिल्कुल ठीक। हमें ये सवाल पढ़ के अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये तीन विद्वानों और एक अकल के कोरे के सबक से इंट्रोडक्शन से लिया गया है। वहां पे जो कहानी जो माखूज है हमारी, वो उसका जो सोर्स है वो पंचतंत्र की कहानियों का सोर्स है। अकल के दुश्मन का माखूज कौन है? रानी केत की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, तिलस्म होशरुबा या बागो बहार? अभी आपने पढ़ा पंचतंत्र। अकल के दुश्मन क्या है? अफसाना, लोक कहानी, जदीद नावल या जदीद अफसाना? तो अकल के दुश्मन हमारे क्या है? कौन बताएगा? लोक कहानियां। भाई दूसरा मदरसा भी लगाइए, एक मदरसे सारे जवाब नहीं। विद्या के मायने हैं इल्म, अकल, हुनर, जहानत। बायरापुरा के तालिब इल्म जवाब दें, विद्या के क्या मायने हैं? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। इशारा कर दीजिए, ABCD या 1 2 3 4? 1 बिल्कुल ठीक, इल्म बिल्कुल ठीक। विद्या किस जबान का लफ्ज है? संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंच और कौन सी जो भी तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी जबानें। कौन सी? संस्कृत का। विद्या हिंदी का लफ्ज है। आप ये देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। जो आपके पास ऑप्शन है आपको उसी में चुनना है।
और अगर नहीं भी है तो विद्या हमारा हिंदी का लफ्ज है, आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमने सबक पढ़ा था तो उसमें विद्या के मायने दिए गए थे और उसमें ब्रैकेट में लफ्ज वो दी गई थी जबान हिंदी। चौथा विद्वान तो नहीं था, लेकिन क्या रखता था? हिम्मत, ताकत, हौसला, सूरत, ताकत, अकल, क्या रखता था? ABCD, कौन सा सही है बताइए भाई। तनकारिया वाले तालिब इल्म जवाब दे। अकल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोहा क्या है? फारसी की एक सिर्फ है, अंग्रेजी शायरी की एक सिर्फ है, हिंदी शायरी की एक सिर्फ है, अरबी शायरी की एक सिर्फ है। कौन बताएगा? ABCD, तनकारिया वाले जवाब दे। दारुल सॉरी दारुल उलूम सिद्दीकिया देवनागरी। अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं दोहा क्या है? आप लोगों का एग्जाम नहीं है क्या? अपने आप को अनम्यूट करें, जवाब दीजिए। कौन सा सही है? दोहा कौन सी जबान का लफ्ज है? हाँ जी, या एक साथ बहुत सारी आवाज कहां से आ रही है? इन सबको चुप कराइए प्लीज। और ये बताइए कौन सी जबान का लफ्ज है? 17वें सवाल का जवाब ABC। कौन सा बताइए? पता ही नहीं है। हाँ बताइए भाई, अपने दो बच्चे बैठे हैं आप, दारुल उलूम सिद्दीकिया देवनगरा। आया नहीं है भाई साहब? आया नहीं है ना भैया, है ना सही दैया है। यह है हमारा C। हिंदी शायरी की कबीर, संत कबीर दास को बोला जाता है ना, ये जो दोहे के जनक माने जाते हैं, दोहा के जो जनक माने जाते हैं, जिन्होंने दोहे कहना शुरू किए, वो थे कबीर। और कबीर हिंदी के शायर थे। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 3, 2, 4, 6। लफ्ज दोहा, दोहे से बता दीजिए। दोहा, दोहे में B सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। एक सवाल क्या है? अफसाना, ड्रामा, इंशाइया, खाका। बारहपुर के तालिब इल्म जवाब दें। क्या बता रहे? ओ शाबाश। और कुछ बताइए, जवाब नहीं आपका। ये बता रहे हैं दारुल उलूम सूरत। दारुल उलूम सूरत के तालिब इल्म जवाब दें। बताइए भाई। अफसाना, बिल्कुल। एक सवाल अफसाना है। सवाल है आबिद हुसैन ने लिखा था। ये औरतों की कसम पुरसी वाली हालत पे है, जो हमारे यहाँ खिदमतगार औरतें हैं उनके ऊपर कहानी अफसाना लिखा गया था। और जिस बच्चे ने कहा ड्रामा, वो अपने आप को ये सोच ले कि एग्जाम में अगर उसने ड्रामा लिख दिया तो उसका ड्रामा ही बन जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। अभी तो आप किताब में भी देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो आपके पास देखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है। आप ढंग से तैयारी कर लीजिए, एक बार किताब को रिवाइज कर लीजिए, तो आपको किस जो 17 नंबर के सवाल है ना, अगर एक बार किताब ढंग से पढ़ लेंगे तो 17 नंबर तो आपके हाथ में ऐसे होंगे, ऐसे और ऐसे होंगे। लेकिन अगर आप तुक्के मारेंगे तो 17 में से मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 ही नंबर आपके हाथ में आएंगे। एक सवाल की मुसन्निफा कौन है? असमत चौथाई, क़रातुल हैदर, सवाला आबिदा हुसैन और जमीला बानो। ये हमारे सिलेबस में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही है सवाल आबिद हुसैन C। अगला, दर्ज झेल शेर से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये मीर तकी मीर का लिखा हुआ शेर है। दूसरा को आपको पता लगना चाहिए कि क्योंकि आखिरी शेर है, इसमें मीर ने अपना नाम इस्तेमाल किया तो ये मक्ता है। तीसरा जी कुछ कह रहे हैं जी। अब बताइए, मक्ते की तारीफ लिखिए। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। ये मक्ते की तारीफ है। सारे बच्चे या तो लिख लें, या जो मैंने गजल वाला पोर्शन पढ़ाया था उसमें मक्ते की तारीफ लिखी हो। मक्ते की तारीफ आपको याद होनी चाहिए।
नीमबाज आंखों से क्या मुराद है? नीमबाज आंखों से मुराद अधखुली आंखें, या खुमार आलूदा आंखें, या शराबी की आंखें, या आधी सोई आधी जागी आंखें, या नीम बेहोशी वाली आंखें। कितने सारे मायने हैं, लेकिन यहां जो मुराद है वो खुमार वाली अधखुली आंखें हैं। नीम कहते हैं आधे को, बाज माने कहते हैं जागने को। और लेकिन चूंकि हाँ मस्ती शराब वाला मामला हो रहा है, तो नशे जो नशा करते हैं ना, नशा करने वाले लोग होते हैं, उनकी आंखें हमेशा सुरूर में ऐसी आधी सोई आधी जागी रहती हैं, तो उन्हीं आंखों की बात की गई है। तशबीह की तारीफ लिखिए। ग्रामर का, ज़बान कवायद का सवाल। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो दूसरे की मिसाल हो, तशबीह कहलाता है। या किसी चीज की मुशाबहत से मिसाल देना तशबीह कहलाता है। दर्ज झेल शेर से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। गालिब का शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। हमको उनसे वफा की है, सॉरी हाँ इतना ही था। मतले की तारीफ लिखिए। गजल की तारीफ भी याद करेंगे तो मतलब ही आपको पता लग जाएगा। गजल का पहला शेर जिसमें शायर बात शुरू करता है मतला कहलाता है। जवाब जी, गजल का पहला शेर जिसमें शायर अपनी बात शुरू करता है मतला कहलाता है। और इसमें दो बातें होती हैं, इसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी, सॉरी रदीफ या काफिये की पाबंदी की जाती दोनों मिसरों में। उम्मीद बर आना का क्या मतलब है? यानी आपने कोई उम्मीद सोची और आपको काम हो गया, उम्मीद का पूरा होना, मुकम्मल होना, उम्मीद बर आना। इस शेर का काफिया क्या है? आपको ये पता होना चाहिए काफिया और रदीफ क्या होते हैं। हाँ जी, नहीं आती? किसने आता है? नहीं किसने बताई? कौन सा मदरसा है? मदरसे का नाम बताइए। दारुल उलूम सूरत। बाबू, जो लफ्ज एज इट इज आते हैं वो रदीफ कहलाते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। जो लफ्ज मनो अन आते हैं शेर में वो रदीफ कहलाते हैं। और रदीफ से ठीक पहले वाले अल्फाज जो गजल में नगमगी पैदा करें, मौसीकियत पैदा करें, गनायत पैदा करें, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिक वर्ड, वो कहलाते हैं काफिया। तो यहां हमारा जो काफिया है बर और नजर है, क्योंकि रा दोनों में कॉमन है, और जब बोलते हैं तो बर नजर, ये हमारा एक किस्म की गनायत, मौसीकियत और गनायत का एहसास दिलाता है। याद रहेगा। गजल में या शेर में जो लफ्ज बिल्कुल एज इट इज आ रहे हैं, जिसमें जेर जबर का भी फर्क नहीं है और बिल्कुल आखिर में है, चाहे वो एक लफ्ज है या दो लफ्ज है या तीन लफ्ज हैं, वो सारी की सारी रदीफ है। और उससे ठीक पहले का लफ्ज जो मौके के जो राइमिक वर्ड हो, वो सारे जो राइमिक वर्ड अल्फाज हो, वो क्या कहते हैं, या सौते एतबार से ऐसे हों जिनसे आवाज़ में एक तरह की नगमगी, बोलने में नगमगी, अकलायत, मौसीकियत पैदा हो, वो सब काफिया कहलाते हैं। अब दर्ज झेल शेरी इक़्तिबास पर अपनी सवालात के जवाब दीजिए। वो सुनसान जंगल, वो नूर कमर, वो बुर्रा अक्सा हर तरफ दश्तुदर, वो उजला सा मैदान, चमकती सी रेत, लगा नूर सा चांद तारों का खेत, दरख्तों के पत्ते चमकते हुए, खसोखार सारे झुमकते हुए, दरख्तों के साए से महका ज़हूर, गिरे जैसे छन छन के छलनी से नूर। हुस्न तालील की बेहतरीन मिसाल है। चांद से चांदनी का जमीन पर आना फितरी बात है, लेकिन शायर कहाँ मिला रहा है? छलनी से नूर का ज़हूर, या नूर का छलनी से छन के आना, यानी दरख्तों के पत्तों से जो नूर आ रहा है, चांद की चांदनी जमीन पर आ रही है, वो ऐसा लग रही है टकरा टकरा के जैसे छलनी से कोई चांदनी छान रहा है, और वो बारिश की शक्ल में, नूर की बारिश की शक्ल पर हम तक पहुंच रही है। हुस्न तालील है, यानी कलाम में किसी ऐसे अपने अल्फाजों से ऐसी बात का बयान करना जिसका मकसद ज़ाहिरी ना होकर दूसरा मायने लिया जाए, हुस्न तालील कहलाए जाते हैं। कलाम की खूबसूरती, कलाम में खूबसूरती और अपने बात में जोर पैदा करने के लिए। हाँ, चांदनी रात का मंजर है, और ये गज़ल की जो हमारे जो मसनवी के राइटर हैं वो मीर हसन है और सहरुल बयान है।
लेकिन हमारे पास जो उसका जो थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है वो है चांदनी रात का मंजर, मीर हसन की मसनवी है। ये शेर इख्तिबास किस शायर का कलाम है? मीर हसन का। इस शेर इख्तिबास में किसकी मंजरकशी की गई? इस शेरी इख्तिबास में किसकी मंजरकशी की गई? कौन बताएगा? ये बता रहे हैं क्या वाले। जी टंकारिया वाले बताएं, टंकारिया वाले। ओली भाई चांदनी रात का, बहुत सही। अच्छा अच्छा, दश्त और दर में हुर्फ वाव क्या है? हुर्फ जार, हुर्फ अताफ क्या है? दश्त और दर में ये वाव जो बीच में निशान लगा रखा है, ये वाला वाव हुर्फ अत्फ। बर्राक के मायने क्या है? बुर्राक, बुर्राक के मायने बताइए क्या है? बुर्राक के मायने हैं सफेद। दश्तो दर में हुर्फ वाव के मायने क्या हैं? दश्तो दर में हुर्फ वाव के मायने हैं और के। हुस्न तालील की तारीफ लिखिए। वो मैं हुस्न तालील की तारीफ आपको पहले ही बता चुका हूं, अपने आप लिखिएगा। दर्ज झेल बंद पर मबनी सवालात के जवाब दीजिए। यहां आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। ये पढ़ जैसे ही आपने आदमी 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 है ये पढ़ा, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो बंद हमारा लिखा गया है आदमी नामा से लिखा गया है। अगर आपने किताब पढ़ी है आपके जहन में तो आपकी चीजें एज इट इज याद हो जानी चाहिए। अब ये सब पहले ही सवाल ये पूछा गया, देखिए ये बंद किस नज़म से लिया गया? आदमी नामा से। इस शायर का नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी। यहाँ किस लफ्ज का मुखफ़फ़ है? यहाँ लफ्ज का मुखफ़फ़ कौन सा है? यहाँ का है। जान वारना क्या है? कुर्बान करना, कुर्बानी देना, ईसार करना, ये कुर्बानी देना। पगड़ी उतारने का क्या मतलब है? कौन बताएगा? पगड़ी उतारने का क्या मतलब है? हाँ जी, क्या करना? बेइज्जत करना, बिल्कुल ठीक। इस बंद में आदमी के कौन कौन से रूप बयान किए गए हैं? कौन कौन से रूप बयान किए हैं? एक तो कातिल, जान को वार है आदमी, यहाँ सॉरी कुर्बानी देने वाला, यहाँ आदमी पर जान को वार है आदमी यानी कुर्बानी देने वाला, कुर्बान होने वाला। और आदमी तेग से मारे आदमी यानी कातिल। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी यानी बेइज्जत करने वाला। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी यानी मजलूम, यानी पगड़ी उतारने वाला जालिम और ये मजलूम। और सुन के दौड़ता है वो कौन है? मददगार, मुअव्विन या मदद करने वाला। ये तमाम आदमी के रूप इस बंद में बयान किए गए हैं। और सबसे जो ज़बान कवायद के उन्होंने सवाल पूछा है, मुखम्मस की तारीफ लिखिए। ऐसी नज़म जो 5 बंद में लिखी जाए, जो 5 मिसरों में लिखी जाए, जिसका हर बंद 1 2 3 4 5 मिसरों का हो, वो क्या है? मुखम्मस कहलाती है ना? ऐसी नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों का हो मुखम्मस कहलाती है। सवाल नंबर 25, अखबार बीनी का मफहूम क्या है? अखबार कहते हैं खबर की जमा है अखबार, बीनी मतलब क्या है? पढ़ना। अखबार पढ़ने से मुराद लिया जाता है। अकल से कोरे क्या है? अकल से कोरे मुहावरा है, रोजमर्रा है, क्या है? यह हमारा सबक है, मुहावरा है, और ये हमारा पंचतंत्र की कहानियों में एक सबक भी है। दोनों बात लिखिए। सिर्फ अदब के एतबार से संत कबीर, सबक संत कबीर क्या है? बताइए क्या है? यहाँ अदब के एतबार से पूछ रहे हैं, यानी ग्रामर के एतबार से पूछ रहे हैं, यानी कवायद के एतबार से पूछ रहे हैं कि जो हमारा सबक है संत कबीर, जो प्रोफेसर अतीकुल्लाह ने लिखा है, वो है क्या? सिर्फ अदब के एतबार से प्रोफेसर अतीकुल्लाह का लिखा गया सबक संत कबीर एक स्वानही मजमून है। क्या है? स्वानही मजमून।
हुस्न मतला की तारीफ लिखिए। हुस्न मतला किसे कहते हैं? जिसने गजल की तारीफ पढ़ी है, अच्छे से याद है, उसने हुस्न मतला भी किया है। देखिए कभी कभी जिस चीज़ को हम सिर्फ मुख्त ऐसे करके नज़रअंदाज करते हैं सभी जानते हैं, लेकिन अक्सर कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहम हो जाती है, इस पे आपको पेपर में नज़र आ रहा है। अगर आपने गज़ल की तारीफ उसके अज्जा के साथ याद की है तो आपकी 10 नंबर तो कम से 5 से 7 नंबर तो इसमें आ ही रहे हैं आपके गज़ल के, सिर्फ गज़ल में से ही। मतले के फौरन बाद आने वाला मतला हुस्न मतला या ज़ेबे मतला कहलाता है। होने वाला आने वाला शेर, और मतलब आपके 2-3 किस्म के भी हो सकते हैं। अगर पहला शेर मतले की पूरी कर रहा है बात, तो दूसरा मतला भी अगर मतले की तो शराइत पूरी कर रहा है, तीसरा भी पूरी कर रहा है, तो पहला मतला अव्वल, दूसरा मतला सानी, तीसरा मतला सालिस, और उसके ठीक बाद आने वाला जो शेर है वो हुस्न मतला या ज़ेबे मतला कहलाता है। मज़मून नवीसी की अक़साम बताइए। बताया आपको 3 किस्में कौन कौन सी है, इसमें आपको नाम बताने, वहां तादाद पूछी थी या नाम पूछे, कौन कौन सी है? नंबर 1 बयानिया, नंबर 2 तख़य्युलाती, नंबर 3 तासुराती। मज़मून के अज्जा तरकीबी लिखिए, वो पहले भी उसमें पूछा था, अभी फिर पूछ रहे हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे तमहीद या तारीफ, है ना, उसके बाद नफ्स मज़मून, उसके बाद खात्मा या इख्तिताम। खतूत की कितनी अक़साम होती हैं? खतूत की जो 4-5 किस्म की अक़साम आपने पढ़ी है वो लिखेंगे। ज़ाती ख़त है, कारोबारी ख़त है, दफ्तरी ख़त है ना। उसके बाद ज़ाती ख़त से आप क्या समझते हैं? ऐसे तमाम खतूत जो हम अपने किसी रिश्तेदार या अहबाब या दोस्त के नाम लिखते हैं वो सारे के सारे ज़ाती खतूत के ज़ुमरे में आते हैं। मास मीडिया से आप क्या समझते हैं? अब ये सवाल आपका आया है, 9वां सवाल। मास मीडिया से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा? मास मीडिया 2 लफ्ज मास और मीडिया से मिलकर बना है। मास के मायने अवाम, बहुत से लोग, मजमा, और मीडिया ज़राए को कहते हैं। इनफ, इतना ही काफी है। 1 लाइन का सवाल, 1 लाइन का जवाब है, 1 नंबर का आपके कन्फर्म हो जाता है। मास मीडिया का मकबूल तरीन जरिया कौन सा है? कौन बताएगा भाई? इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं जनाब। मास मीडिया का मकबूल तरीन जरिया अगर कोई है तो आज भी टीवी कहलाता है, टेलीविजन कहलाता है। ये इख्तिबास दिया गया है, बहुत सुकून इत्मीनान से इसे पढ़िए। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ अपनी बात, ख्याल या पैगाम वगैरह को भेजना ही नहीं, बल्कि इसका पहुंचना, मौसूल होना और समझ में आना भी जरूरी है। जहां बात ना पहुंच सके वहां तरसील नहीं होगी। तरसील का पूछा ना, तरसील में बुनियादी बात क्या है? और जब तरसील नहीं होगी तो भेजना बेकार है। यानी तरसील और कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ भेजने वाला मुरसल यानी सेंडर ही नहीं, वसूल करने वाला यानी मुरसल इलैह यानी रिसीवर भी जरूरी है। इसलिए आमतौर पर तरसील के 3 बुनियादी अज्जा होते हैं। नंबर 1 भेजने वाला सेंडर, नंबर 2 मौसूल यानी वसूल करने वाला पैगाम, और पैगाम बात या मालूमात या खबर, एक ही बात। पैगाम को आप बात की शक्ल में भी कह सकते हैं, मालूमात की खबर शक्ल में भी कह सकते हैं, खबर की शक्ल में भी कह सकते हैं। इन तीनों को एक लड़ी में पिरोना और मिलाना ही मीडिया यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। इन तीनों के बगैर कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं होता। और अब जो नई तहकीक सामने आ रही है वो बता दिए कि सारी चीजें हैं, लेकिन पैगाम पहुंचने के बाद तो उसका अमल और रद्द-ए-अमल इस बात का बताता है कि आपका कम्युनिकेशंस कितने फीसदी कामयाब है या नहीं कामयाब है। ये इबारत किस सबक से ली गई है? इसका मौजू क्या है जी? सबक का नाम बताइए, कौन सा है? अभी चर्चा हो रही थी हमारी, बताइए कौन सा मदरसा जिसने हाथ उठा रखे? सिर्फ 2 ही मदरसों के हाथ उठे हुए। अच्छा, सूरत वाले बताइए भाई। मास मीडिया, बिल्कुल। तरसील के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं? तीनों बुनियादी अज्जा लिखेंगे जो भी बताए, कौन कौन से? सेंडर, रिसीवर और मैसेज। ये तो इंग्लिश में, हमें उर्दू में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? मुरसल, मुरसल इलैह और पैगाम। तरसील के कम्युनिकेशन क्या है? अभी पढ़ा ना कम्युनिकेशन, तरसील को कहते हैं बातचीत। हाँ, बातचीत, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मकसद क्या है? कि भेजने वाले को हमारी बात मुकम्मल तौर पर क्या हो, समझ में आ जाए,
है ना, ये लिखा ना। इसका पहुंचना, मौसूल होना और समझ में आना भी जरूरी है, कम्युनिकेशन का मकसद। और सपोज कीजिए आपको कोई चीज याद नहीं रहती है ना, तो आपको अगर सबक का नाम याद है तो इसी में से सवाल निकालिए भाई, जवाब निकालिए। एज इट इज आपको जवाब निकालना है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। पहला तो आपको ये मुकम्मल नॉलेज की बुनियाद पर है, मास मीडिया। तस्वीर के बुनियादी अज़ा कौन कौन से हैं, इसी में दे रखा है। आप उसमें सिर्फ आप देखें और आप निकालना लग जाएंगे। तस्वीर के तीन बुनियादी अज़ा कौन कौन से, भेजने वाला, मौसूल करने वाला और पैगाम व खबर मालूमात, तीनों बुनियादी अज़ा हो गए। अगला सवाल आता है हमारा, कम्युनिकेशन क्या है। यहां पे लिखा है कम्युनिकेशन का मकसद, कम्युनिकेशन ये रहा। तीनों बुनियादी अज़्ज़ा को एक लड़ी में पिरोना और मिलाना यानी मीडिया यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन यानी कौन कौन से, मुरसल, मुरसल इले और पैगाम, दोनों को एक लड़ी में पिरो दीजिए, वो सीधा सीधा कम्युनिकेशन हो गया। और कम्युनिकेशन का मकसद क्या है ये भी आपने अभी देख लिया। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ अपनी बात, ख्याल या पैगाम वगैरह को भेजना ही नहीं बल्कि इसका पहुंचना, मौसूल होना और समझ में आना भी जरूरी है। इतना इसी में से निकाल लिया। फ्री फंड के सब फ्री फंड के नंबर है, सिर्फ एक नॉलेज बेस है कि किस सबक से लिया गया। तिजारती खत से आप क्या समझते हैं, जो खतूत के हमने इकसाम पढ़ी हैं उसमें से है ये। तिजारती खत किसे कहते हैं उसको आप बताएंगे, ऐसा खत जिसमें हम किसी किस्म की तिजारत की बात करें और अपने सामान को मंगाने, भेजने या पैसे के लेन देन की बात करें, तिजारती खत कहलाता है। तिजारती खत का एक नमूना लिखेंगे जो आपको खत वाले खतूत नवीसी में आपको दिया गया है। उसमें से एक कोई सा भी तिजारत वाला जिसमें आप किताबों के ऑर्डर दे रहे हैं बुक सेलर को, वो आप इसमें लिख देंगे, तिजारती खत हो जाएगा। 28वां सवाल, दर्ज झैल शेर इक़्तिबास शायर की तशरीह की और शायर का नाम लिखिए। जिंदगी जैसे तवक्कती नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है, या अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है, या देवता की ऋषियों की ये सरजमी, ज़र्रा ज़र्रा तेरी खाकाए हसी चूमता है कमर रोज़ तेरी जबी, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी, तेरे ज़र्रे में खुर्शीद की है किरण, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। ये जो पहला है शहरयार की नज़म है, गज़ल है। तवक्को जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, इंसान हर घड़ी सोचता रहता है कि मेरी ज़िंदगी जब वो पैदा होता है, पैदा होने का उसमें कुछ समझ डेवलप होती है तो अपनी ज़िंदगी को डेवलप करने की बात सोचता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, या मेरे ख्वाहिशात के अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सोचता है कि ऐसा ऐसा होगा जब मैं अमली दुनिया में कदम रखूँगा। लेकिन जैसे ही वो अमली दुनिया में कदम रखता है तो वो सोचता है, वो देखता है, जब उसका हकीकत से सामना होता है तो वो देखता है कि जो उसने ख्वाब बुने थे उसके मुताबिक तो ज़मीन कुछ, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ना के बराबर हैं। तो जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें हैं सिर्फ अपनी उन्हीं को पूरी कर पाता है, और उसे हर वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कमी का, किसी न किसी खला का एहसास होता रहता है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीन कुछ कम है। इसमें शायर कह रहा है कि मैंने जिस तरीके से सोचा था कि मेरा घर ऐसा हो वैसा हो, उसमें वॉशरूम हो, बहुत बड़ा हो, बाथिंग टब हो, है ना, शावर हो, उसके बाद उसमें वो हो क्या कहते हैं टॉयलेट हो, उसके बाद उसमें किचन हो, बहुत बड़ा हो, इटालियन स्टाइल में हो, है ना, सारी चीज़ें अच्छी हो, वो जो नल वगैरह की पानी की सप्लाई बहुत शानदार हो, एग्जॉस्ट लगा हुआ हो, बदबू ना आती हो, चिमनी लगी हुई हो, ग्रिल्स हो सेकने के लिए, खाने पकाने के लिए, चूल्हा ना होकर गैस हो, और मतलब इस तरह की चीज़ें हो। और जब वो और अगर घर बना लिया तो मेरा स्टडी रूम भी हो, है ना, बच्चों के खेलने का कमरा भी हो, ड्राइंग मेहमानों के आने का कमरा भी हो, बेडरूम भी हो, बेडरूम से बात अटैच टॉयलेट हो, उसके अलावा अगर देखता है तो फिर वो सोचता है कि वो भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, है ना, एक थोड़ा सा दालान भी हो, यार्ड भी हो, शाम को बैठने के लिए हम पार्क में हल्का सा छोटा सा पार्क टाइप का भी जिसमें छतरी लगा के हम शाम को चाय वगैरह पी सकें। मतलब वो तमाम चीज़ें सोचता है कि ये चीज़ें मेरे तसव्वुर में हैं, लेकिन जैसे ही वो घर बनाने के लिए खड़ा होता है तो पता लगता है कि उसके पास पैसों की कमी रह गई और सिर्फ वो 2 कमरों या 3 कमरों में मुश्तमिल एक मकान या घर या फ्लैट या क्वार्टर बना के रह जाता है ना। ज़मीन कम है से मुराद यहाँ ज़मीन तो है ही कम, लेकिन असल में नक्शे से कुछ कम है। क्या है, उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, ज़राए नहीं है, सोर्सेज नहीं है।
वो तमाम उसकी फ्रस्ट्रेशन की निशानियां हैं। देवताओं की ऋषियों की ये सरजमीन, ये देखिए कौन सा है सबक, इसके राइटर का क्या नाम है, उसका नाम बताएंगे आप, और बताएंगे कि हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारा जो हिंदुस्तान है वो देवताओं ऋषियों यानी देवताओं की ज़मीन है, सरजमीन है। ज़र्रा ज़र्रा तरीक़ा और इसकी शायर को अपने वतन की मिट्टी का ज़र्रा भी बहुत अच्छा लग रहा है, हसीन लगता है। वो कहता है कि मेरे चूमता है कमर रोज़ तेरी जबी, तेरी पेशानी को हिमालय को कौन चूमता है रोज़ाना, कमर सूरज चूमता है। तेरे जलवे ना हो किस लिए दिलनशी, तेरे जलवे मेरे लिए बहुत शानदार है, बहुत हसीन है, बहुत दिलनशीन है। मेरा दिल खो जाता है, मैं उसमें गुम हो जाता हूँ। तेरे ज़र्रे ज़र्रे में खुर्शीद की है तीरन, तेरे हर ज़र्रे में मुझे सूरज की रोशनी नजर आती है। तो मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन, ए मेरे हिंदुस्तान, ए मेरे हिंदुस्तान, ए मेरे हिंदुस्तान, ए मेरे प्यारे वतन। इस तरह आप इसको क्या करेंगे, तशरीह करेंगे। इसमें आप शायर का नाम लिखेंगे। इस वक्त शायर का नाम मेरे जहन से उतर रहा है, किताब में से देख लेंगे कौन सा है शायर का नाम। नज़म आदमी नामा कि में शायर ने आदमी के किन किन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई। नज़म आदमी नामा अगर आपको याद है तो जितने भी आदमी नामा के कैरेक्टर्स हैं आप उसमें बताएंगे कि उसमें उन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई। मदद करने वाले की, जालिम की, मजलूम की, दुकानदार की, गाहक की, चोर की, कोतवाल की, है ना, वो तमाम जो जितने भी वो चीज़ें हैं, बादशाह की, मुफलिस की, गरीब की, फ़कीर की, उन तमाम की जो चीज़ें वो दिखाएंगे कि आदमी के इन पहलुओं की तरफ किसने, शायर ने तवज्जो दिलाई है। घटाओं से हुन बरसाने से शायर की क्या मुराद है। देखिए दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो ये वाला या ये वाला। जहां पे ये वाला या ऑप्शन आ जाए इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक करना है। घटाओं के हुन बरसाने से मुराद है कि फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, हमारा इंसान यानी किसान अपनी मेहनत कर चुका, वो क्या कर चुका, बुआई कर चुका, ज़मीन को पलट पलट कर चुका, गुड़ाई कर चुका, फसल में अपने पौधे लगा दिए, और अब वो सिर्फ इंतज़ार में है कि कब पानी बरसे और कब मेरी फसल की सिंचाई हो। तो जब पानी बरसेगा, फसल की सिंचाई होगी, फिर पौधे ले लहा के उगेंगे, और उसके पानी बरसना, जो पानी घटाओं से बरसेगा उसको कहते हैं कि पानी पानी की शक्ल में ना होकर दौलत और हुन की शक्ल में बरसेगा, जिससे मेरी फसल ज़्यादा होगी और उस फसल को बेचकर मैं पैसा कमाऊँगा। नज़म आदमी आरजू का मरकजी ख्याल क्या है। ये आदमी आरजू नहीं है नज़म। अगर आपको किताब याद है तो आप बताएंगे एक आरजू, एक आरजू है इकबाल की लिखी गई है, जिसमें इकबाल ये कहना चाहता है, क्या पूछा, मरकजी ख्याल कि मेरी नज़म, मेरी गज़ल, वो मेरे जो अल्लाह से फरियाद है खामोशी यकसुई के साथ, रात की तारीकी में तहज्जुद के टाइम की गई फरियाद है, वो ये है कि जो लोग इस दुनिया में बिला मकसद जी रहे हैं, कि अल्लाह उनको मकसद बता दे, और वो किसी मकसद के तहत हयात के मकसद के तहत दुनिया में इंसान की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए तेरी इबादत करते हुए काम करें, ताकि वो हमेशा इंसानियत की फलाह तरक्की हो सके, कामयाबी हो सके, कामरानी की मराहिल उनके कदम चूमें। दूर दराज के इलाकों के लिए रेडियो की क्या अहमियत है। दूर दराज के इलाकों के लिए रेडियो की अहमियत इसलिए है क्योंकि जहाँ पे भी हमारे सैटेलाइट के सिग्नल वगैरह नहीं पहुँच पाते, वहाँ शॉर्ट वेव मीडियम वेव्स बहुत सुरत के साथ, बहुत आसानी के साथ पहुँच जाती हैं। और शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव समुद्र की लहरें और ज़मीन की हवा के साथ और स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ जाती हैं, और वो दूर दराज के इलाकों में पहुँच जाती हैं, और इंसान को बाखबर आसपास में होने वाले हादसात वाक़ात से बाखबर रखती हैं। ब्लाक उसलूब और निस्ब्लाक उसलूब का फ़र्क वाज़िह लिखिए। या तो पहला सवाल कर लेंगे जो इसमें लिखा है, नहीं तो आप इसमें जो लिखा है, ये ब्लाक असलूब और निस्ब्लाक असलूब के नमूने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर है 116 किताब में, और पेज नंबर 116, 117 और 118 और 119, इनमें फर्क पूछा है। वो नमूने भी आपको साथ में दिखे हैं 16-17 पर, लेकिन 119 में जो कॉलम बना के फर्क लिखा हुआ है, फर्म का नाम हाशिए से मिलाकर लिखा जाता है, फर्म का नाम सेंटर में लिखा जाता है, निस्ब ब्लाक असलूब। ये जो है पीले कलर में जो आपकी टेबल बनाई गई है, निकालेंगे तो बताइए पेज नंबर 119 पर देखिए, ये वाला, ये आपको लिखना है पेज नंबर 19 पर।
सर सैयद ने कौम के नौजवानों को क्या पैगाम दिया? सर सैयद ने कौम के नौजवानों को पैगाम दिया कि इंसान अपनी ज़िंदगी तो जी लेता है, अपने लिए इबादत करता है, नमाज रोता है, नमाज रखता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है ना, सदका भी करता है, लेकिन असल काम क्या है? असल ज़िंदगी का पैगाम क्या है? असल ज़िंदगी क्या है? असल कामयाबी क्या है? असल फतेहमंदी क्या है? असल कामयाबी, फतेह और नसरत कामयाबी ये है कि इंसान कोई ना कोई ऐसा काम करके जाए, यानी जब वो इंतकाल हो इस दुनिया से जाए तो जो दुनिया में उसके बाद भी लोगों के काम आए। किसी स्कूल के बुनियाद डालना तालीम के लिए, सर सैयद का असम जो मिशन था वो तालीम था। उस तालीम के लिए उन्होंने कहा कि आप कोई ना कोई ऐसा काम करके जाइए तालीम से मुताल्लिक जो आपके बाद भी जिससे लोग फैज़याब हो सके, यानी ऐसा काम करके जाइए जो कभी ना खत्म हो, यानी जारी और सारी रहे हमेशा हमेशा के लिए। प्रेमचंद के अंदाज़े बयान पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। प्रेमचंद हमारे देहाती राइटर थे, देहाती मुसन्निफ थे, देहात की ज़िंदगी पर उनको कमांड महारत हासिल थी और उन्होंने ऐसा लगता था उनके जो अफसाने वगैरह पढ़ते थे, कहानी पढ़ते हैं, उससे पढ़कर ऐसा लगता है कि इस देहात की ज़िंदगी का जो लिख रहे हैं वो नक्शा उनकी आंखों के सामने चल रहा है और वो उसी ज़िंदगी का नक्शा पढ़ने वाले क़ारीन के सामने खींच रहे हैं। सहल मुमतना की तारीफ़ लिखिए। कलाम में ऐसा कलाम जिसकी बहर छोटी हो, सादा हो, है ना, और समझने में आसान लगे, लेकिन उसे बयान मजीद आसान और सहल ना किया जा सके और उससे ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा वजाहत ना की जा सके। क्या वजाहत, जिसकी वजाहत करना उससे ज़्यादा वजाहत करना मुश्किल हो, सहल मुमतना कहलाता है। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हों। मुरक्कब दो मुनफरद अल्फाज से मिलकर बनने वाले अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। जैसे मर्तबान, उगालदान, है ना। स्वालेह आबिद हुसैन का उर्दू के किन अदीबों से क्या रिश्ता था? जब आप एक सवाल पढ़ेंगे उसकी मुसन्निफा स्वालेह आबिदा हुसैन के बाद में पढ़ेंगे तो आप बताएंगे स्वालेह हुसैन किसकी पोती है? जाकिर हुसैन की। और जामिया मिल्ला की इस्लामिया के बानियों में से उनकी एक लड़की है। कहानी अकल के दुश्मन से क्या नसीहत मिलती है? कहानी अकल के दुश्मन से हमें नसीहत मिलती है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू एवरीवन, यानी इल्म हो और उसका सही इस्तेमाल होने के बाद अकल हो कि कहां, कब और क्या चीज इस्तेमाल करनी है। जरूरी नहीं कि वो हर कोई समझता हो। वो बताया ना कि वो तीनों विद्वान तो बहुत थे लेकिन अकल नहीं रखते थे। अकल का कौन रखता था? जो खालिस देहाती था या कम पढ़े लिखा था, जो जानता नहीं था। अफसाना एक सवाल के मरकजी किरदार पर 4 जुमले लिखिए। फूलवती, उसके बाद 4 जुमले लिख रहे हैं। किरदार शख्सियत थी, है ना, करीने से रहने वाली थी, सलीका शार थी और अपने काम से मुंह नहीं चुराती थी, लेकिन मजलूम थी, घरेलू तौर पर मजलूम थी। दोहे के बारे में अपनी मालूमात लिखिए। संत कबीरदास के जरिए की गई शायरी को दोहा कहा जाता है। ये हिंदी क्लासिकल शायरी की कदीम मिसालें हैं, वो सब दोहा कहलाती हैं। मीर तकी मीर के अंदाज़े बयान पर जुमले लिखिए। मीर तकी मीर, इन्हें शायरी की दुनिया का खुदाए सुखन कहा जाता है। इनके कलाम में सोज है, सादगी है, अफसरदगी है, सलासत है, आम फहमी है, वो सब मीर तकी मीर की वो है। और खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? जो हालात को एज इट इज़ बयान करे और जिसके बाद तमाम अंदाज़े सुखन ख़त्म हो जाए, अपने ख़त्म को, अपनी मेराज को पहुँच जाए। जोगन कौन थी? वो जंगल में क्यों गई थी? जोगन किसकी तलाश में गई थी? बादशाह, वो शहजादे बद्र मुनीर की तलाश में जोगन गई थी, जंगल में बद्र मुनीर की तलाश में गई थी। जंग के क्या क्या नुकसानात हैं ये आप बताएंगे। जंग के क्या क्या नुकसान हैं? जंग के नुकसानात अभी यूक्रेन की जंग में हिंदुस्तान ने भी झेले और तमाम दुनिया ने झेले। सबसे पहले महंगाई बढ़ जाती है, तखरीबी कार्रवाई होती है, रूह तामीर जख्म खाती है, इंसानी जानों का नुकसान होता है। और फ़लस्तीन की जंग में जो भी नुकसान हुआ, तमाम चीज़ें खंडर बन गए, कितनी मासूम जानें ज़ाया हुई, कितने लोगों के घर उजड़ गए, है ना, जो बच्चे वो कितने ज़ख्मी हो गए, वो तमाम चीज़ें, रिसोर्सेज, वसाइल सारे ख़त्म हो गए। वो तमाम चीज़ें जंग के नुकसानात में आप गिनाएंगे, ना सिर्फ गिनाएंगे बल्कि कॉपी में अच्छे से लिख कर आएंगे। इस तरह आपने देखा कि हम अपने पास ये जो है पेपर
बहुत खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल करने की कोशिश की और मेरी कोशिश यही थी कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। और मैं उम्मीद आप सब लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम में कम से कम अपने आप को तो मायूस नहीं करेंगे। हर बच्चा 100% नंबर लाने की कोशिश करेगा ताकि वो 100% नंबर लेके आए। अगर आप ये सिर्फ पासिंग का अपना मोटिव बनाओगे, अपना मकसद बनाओगे, तो कोई बच्चा कामयाब भी नहीं उसे होने का। मेरी आप तमाम बच्चों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप जितना भी आपके पास वक्त बचा है, दिलो जान से अपने सारे कामों को बलाए ताक रखते हुए ये कुछ दिन अपने मुकम्मल पढ़ाई पर प्योरली खालिस पढ़ाई पर लगा दीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी मिले। मैं क्या और पूरी हमारी टीम क्या, हम सब का वाहिद मकसद वाहिद मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोग फतेह और नुसरत, कामयाबी और कामरानी हासिल करें, अच्छे नंबरात से फतेह और नुसरत, कामयाबी और कामरानी हासिल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।